लक्ष्य एकेडमी अरण्य गुरुकुलम की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां हम संविधान विषय पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने संविधान के भाग 5 संघ सरकार की चर्चा शुरू की थी, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका के प्रमुख पदों को देखा था। उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की विस्तृत चर्चा हम कर चुके थे। आज की क्लास में हम तीसरे पद प्रधानमंत्री की विस्तृत चर्चा करेंगे, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वास्तविक रूप से सभी कार्य, सभी शक्तियां, सभी दायित्वों के निर्वाह उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में देश को चलाने के लिए संसदीय व्यवस्था का प्रारूप बनाया, संसदीय व्यवस्था प्रणाली को लागू किया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। नाम मात्र का प्रमुख अर्थात उसके पास कोई भी शक्तियां नहीं होगी, कहने को तो वह सभी शक्तियों का हकदार होगा, मालिक होगा, उन्हें प्रयोग करने वाला होगा राष्ट्रपति, लेकिन उसे यह अधिकार नहीं दिया गया। यह कह दिया गया कि उसकी सारी शक्तियों का प्रयोग वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ अधिकारी अर्थात मंत्रिपरिषद। तो इस प्रकार सारी की सारी वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद के हाथ में चली जाती हैं, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, जो वास्तविक रूप से सारे कार्यों को करेगा। अब हम देखते हैं कि यह किस प्रकार राष्ट्रपति के साथ संबंधित होता है, यह किस प्रकार राष्ट्रपति के कार्यों को करने के लिए संविधान में इसके लिए प्रावधान किया गया है, इसके लिए बातें की गई हैं। तो प्रधानमंत्री को पढ़ते समय आपको 3 अनुच्छेदों को अच्छे से याद रखना है, एकदम कंठस्थ कर लेना है, शब्दशः उसे रट लेना है। पहला है अनुच्छेद 74, फिर उसके बाद अनुच्छेद 75 तथा अंतिम है अनुच्छेद 78। इन 3 अनुच्छेदों के माध्यम से आप प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली को समझेंगे तथा उनका राष्ट्रपति के साथ क्या संबंध है, इसे भी आप अच्छे से जान पाएंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों अनुच्छेद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विस्तारित रूप से इन्हें आपको याद रखना पड़ेगा, इनके सब आर्टिकल के साथ कि किसमें क्या बात की गई है, सीरियल के साथ याद रखिएगा पहले किसमें क्या बात है तथा दूसरे में क्या बात है। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 74, जो कि कहता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एवं सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, एवं राष्ट्रपति अपने सभी कृत्यों को करने में उसकी सलाह या उसके परामर्श से ही वह कार्य करेगा, उसके परामर्श से उसके द्वारा सारे कृत्य किए जाएंगे। अर्थात अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को बाध्य करता है कि उसके जो सारे काम है उसे प्रधानमंत्री की सलाह से ही करने पड़ेंगे। इसीलिए राष्ट्रपति के लिए रबर का स्टैम्प शब्द यूज किया जाता है, क्योंकि वह केवल अनुमति देने का, हस्ताक्षर करने का कार्य करता है। सारे वास्तविक डिसीजन प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो सलाह राष्ट्रपति को दी जाती है, वह राष्ट्रपति कब तक मान सकता है, कैसे मान सकता है, इसमें कुछ परिवर्तन है क्या, उसे कुछ छूट मिली हुई है क्या, इस संदर्भ में संविधान ने कुछ प्रावधान किए हैं या नहीं। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए पूर्ण रूप से बाध्य कर दिया गया। अर्थात मंत्रिपरिषद कोई भी कार्य करने के लिए यदि राष्ट्रपति को सलाह देती है, तो राष्ट्रपति उसमें सोच विचार नहीं कर सकता, स्वविवेक का प्रयोग नहीं कर सकता, वह बाध्य है उनकी बात मानने को। परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक परिवर्तन किया गया तथा यह बात शामिल की गई कि राष्ट्रपति चाहे तो एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद की विचार को या उसके फैसले को, उसकी सलाह को वापस लौटा सकता है, एक बार पुनर्विचार के लिए उन्हें कह सकता है। अर्थात राष्ट्रपति को एक बार अपनी बुद्धि, अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद को एक बार उनकी सलाह पर विचार करने के लिए पुनर्विचार का अधिकार दे दिया गया। लेकिन यदि मंत्रिपरिषद पुनः उस बात को राष्ट्रपति को फिर भेजती है, तब राष्ट्रपति उस पर सलाह जो उसे दी गई है उसे मानने के लिए बाध्य है। अर्थात अंतिम रूप से राष्ट्रपति एक बार उनकी सलाह को लौटाएगा, लेकिन यदि उनकी सलाह फिर आती है तो राष्ट्रपति उसे मानने हेतु बाध्य है। आज भी यही प्रावधान लागू है। अब हम देखते हैं यह सलाह कैसी होती है। तो मंत्रिपरिषद में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी सलाह की जाती है, वह गोपनीय होती है। जरूरी नहीं सरकार वह आपके साथ या सार्वजनिक रूप से साझा करे,
यदि वह चाहे तो कर सकती है, यदि ना चाहे तो नहीं कर सकती। आप देखते होंगे हफ्ते में या 10 दिन में मंत्रिपरिषद की या मंत्रिमंडल की बैठक होती ही है, जिसमें ये प्रमुख निर्णय लिए जाते हैं। ये जो सलाह है ये मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच भी गोपनीय होती है तथा इसे सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात मंत्रिपरिषद की जो सलाह है वो न्यायिक पुनरावलोकन से परे है, उसके क्षेत्र के बाहर है। अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जिसकी चर्चा हमने करनी है ये कैसे नियुक्त होता है, इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है, इतना प्रमुख पद है, इसके लिए क्या प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति करेगा। अर्थात प्रधानमंत्री की नियुक्ति सीधे तौर पे राष्ट्रपति करेगा तथा बाकी मंत्रियों की नियुक्ति में वह प्रधानमंत्री की सलाह मानेगा कि किसे नियुक्त करना है। अब हम यह देखते हैं कि प्रधानमंत्री के नियुक्त होने के लिए क्या आवश्यक तत्व है, क्या आवश्यक प्रावधान है, या उसे किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करना है तो राष्ट्रपति किन बातों का ध्यान रखता है। सामान्य रूप से लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। अतः सबसे प्रमुख बात देखा जाए कि कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा तो वह व्यक्ति जिसे लोकसभा में उसके दल को बहुमत प्राप्त हो तथा उसके दल का समर्थन हो, वह व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। यह हुई सामान्य स्थिति। दो स्थितियां और आती हैं जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है। पहली स्थिति है जब बहुमत का लोकसभा में कोई भी ऐसा दल ना हो जिसे बहुमत प्राप्त हो, तब राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे बड़े दल को या सबसे बड़े गठबंधन के दल के नेता को अपनी तरफ से प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। अपनी बुद्धि व अपने विवेक का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री वह बना सकता है। ऐसी शक्ति संविधान उसे देता है, लेकिन उस व्यक्ति को 1 माह के अंदर लोकसभा में अपना बहुमत हासिल करना है, अपना विश्वास हासिल करना है, तभी वह आगे प्रधानमंत्री रह सकता है, वरना यह पद समाप्त हो जाएगा। इस परिपाटी में सर्वप्रथम इसका प्रयोग 1989 में मोरारजी देसाई की सरकार के पतन के बाद उस समय के राष्ट्रपति नीलम संजीवन रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह को पहला प्रधानमंत्री इस प्रक्रिया के तहत नियुक्त किया था। बाद में कई प्रधानमंत्री भी इस प्रकार नियुक्त किए गए, जिन्होंने बाद में लोकसभा में अपना विश्वास मत हासिल किया तथा अपनी सरकार चलाई। दूसरी स्थिति ऐसी है जब राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग करेगा। मान लीजिए प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए एवं कोई भी स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो जो कि प्रधानमंत्री बनने के योग्य हो। उस समय भी राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है। वही कंडीशन है कि उसे बाद में बहुमत अपना साबित करना होगा लोकसभा। इस परिपाटी में 1984 में इंदिरा गांधी के मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नियुक्त करने वाले राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री की यदि अचानक मृत्यु हो जाती है तो उनके स्थान पे जब तक कोई फुल फ्लेश प्रधानमंत्री या पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री नहीं मिल जाता तब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने की प्रथा रही है। लेकिन ज्ञानी जैल सिंह ने इस प्रथा को अनदेखा किया तथा राजीव गांधी को सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। लेकिन हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए। अर्थात बाद में कांग्रेस सरकार ने, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया था। एक कंडीशन और है जब सीधे तौर पे कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, वह यह है कि यदि किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए लेकिन उसके जिस दल से वह आता है वह सत्ताधारी दल यदि अपना दूसरा नेता चुन ले तो राष्ट्रपति बाध्य है उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए। यहाँ पे उसे स्वविवेक के प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि सत्ताधारी दल ने अपना नया नेता चुन लिया है। और जो प्रथा है, जो प्रक्रिया है, वह भी यही है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात सिंपल रूप में वह है कि पूरा का पूरा खेल बहुमत प्राप्त दल का है। जिस दल के पास बहुमत है, जिस दल के पास संख्या है, वह जैसा चाहेगी वैसा कार्य हो सकता है। दिक्कत तब आती है जब किसी भी दल के पास
पूर्ण बहुमत ना हो या गठबंधन में हेरफेर हो जाए। ये थी बातें प्रधानमंत्री की नियुक्ति में। अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से एक एक पॉइंट को याद रख लीजिएगा, क्योंकि घुमाकर आपसे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। हमने सारी कंडीशंस की चर्चा कर ली। एक कंडीशन और है कि यदि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे जो कि संसद सदस्य ना हो, तो क्या ऐसा संभव है? तो संविधान में इसका भी प्रावधान है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि संसद का सदस्य नहीं है प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। अर्थात कोई भी व्यक्ति बिना संसद सदस्य बने 6 माह तक प्रधानमंत्री रह सकता है। सिंपल रूप से देखा जाए प्रधानमंत्री पद की योग्यता क्या है, तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उसे लोकसभा में ही चुनकर आना चाहिए या लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिए, तो ऐसी अनिवार्यता नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के लिए या चुने जाने के लिए उसे सदन के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा व राज्यसभा में किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। साथ ही साथ उसे उसके दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए या लोकसभा में उसके गठबंधन को बहुमत प्राप्त होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है और अपनी सरकार चला सकता है। उदाहरण के तौर पे इंदिरा गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, मनमोहन सिंह ऐसे नाम हैं जो कि राज्यसभा से चुनकर आते हैं तथा जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया। ये थी बातें प्रधानमंत्री के चुने जाने की, क्या प्रक्रिया है, क्या उसकी योग्यताएं हैं तथा उससे जुड़े कुछ अन्य तथ्य। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, उसका कार्यकाल, उससे पद से कैसे हटाया जाता है। तो हम जानते हैं प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसलिए उसे शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाएगी। यहाँ ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री 2 प्रकार की शपथ लेता है। सबसे पहली शपथ है पद की तथा दूसरी शपथ होती है गोपनीयता की। साथ ही साथ शपथ दिलाने वाला राष्ट्रपति है, इसलिए प्रधानमंत्री को त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देना पड़ता है। प्रधानमंत्री को हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को होता है। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री का क्या कार्यकाल है, वह कब तक अपने पद पर बने रह सकता है, संविधान ने उसके लिए क्या व्यवस्था की है। तो सबसे प्रमुख बात यह है कि प्रधानमंत्री व उनकी मंत्रिपरिषद के लिए कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया। जैसे आपने देखा राष्ट्रपति के लिए पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष का कार्यकाल है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल सेम है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए ऐसा कोई निश्चित समय अवधि डिसाइड नहीं की गई। उसका कार्यकाल लोकसभा में बहुमत प्राप्ति तक होता है, अर्थात जब तक लोकसभा में उसके दल को, उसकी सरकार को बहुमत है तब तक वह प्रधानमंत्री रह सकता है। लेकिन यदि राष्ट्रपति को ऐसा आभास हो कि उसने बहुमत खो दिया है या लोकसभा में उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तो उसे अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देना होगा, अपने पद से हटना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता तो राष्ट्रपति उसे सीधे तौर पे बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है। प्रसाद पर्यंत कहने का अर्थ है कि वह राष्ट्रपति की कृपा के अनुसार रहता है, उसकी कृपा पर निर्भर है कि राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है, वह उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है। लेकिन कभी भी राष्ट्रपति बिना किसी पर्टिकुलर कारण के उसे नहीं हटा सकता। प्रावधान वही है कि उसे बहुमत प्राप्त होना चाहिए, यदि बहुमत प्राप्त नहीं है तभी राष्ट्रपति उसे हटाएगा, अन्य किसी कारण से नहीं। सामान्य रूप से देखा जाए तो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा के सविस्तारित होता है, अर्थात 5 वर्ष। लेकिन प्रधानमंत्री व उनकी मंत्रिपरिषद जब तक नई लोकसभा का गठन न हो जाए, नए मंत्रिमंडल का निर्माण न हो जाए, तब तक अपने पद पर बनी रहती है। एक बात और याद रखिएगा, लोकसभा के विघटन या भंग होने पर भी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती, मंत्रिपरिषद बनी रहती है जब तक नई लोकसभा का गठन न हो जाए, नए मंत्रिपरिषद का निर्माण न हो जाए। अब देखते हैं वेतन व भत्ते। यहाँ ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री प्रमुख पद है, हमारे देश के सारे दायित्वों का सीधे तौर पर निर्वाह करता है, लेकिन वह संसद सदस्य होने के नाते ही पेमेंट उठाता है, पैसे वेतन व भत्ते पाता है।
अलग से उसके लिए वेतन भत्तों का प्रावधान नहीं किया गया है। सामान्य रूप से जैसे सभी सांसदों को वेतन मिलता है वही वेतन उसे भी दिया जाता है। उसे कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे आवास, मुफ्त आवास, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त यात्रा खर्चा आदि कुछ सुविधाएं दी जाती हैं तथा कुछ अन्य सरकारी भत्ते भी शामिल होते हैं। अब देखते हैं प्रधानमंत्री की कार्य व शक्तियां, क्योंकि यह सबसे शक्तिशाली पद है, सबसे बड़ा दायित्व निभाने वाला पद है। इसकी शक्तियों को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसकी शक्ति है अपने मंत्रिपरिषद के लिए, दूसरी शक्ति है राष्ट्रपति के संबंध में तथा तीसरी व अंतिम शक्ति है संसद के संबंध में। सबसे पहली शक्ति प्रधानमंत्री के संबंध में इसकी क्या शक्तियां हैं व क्या कार्य हैं, इनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला है मंत्री नियुक्त करने हेतु राष्ट्रपति को सलाह देता है, अर्थात कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा इसकी सलाह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। यहाँ अनिवार्य है राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाए, माफ कीजिएगा, उसी व्यक्ति को मंत्री बनाएगा जिसकी अनुशंसा प्रधानमंत्री ने की हो। प्रधानमंत्री अपने दल के नेताओं को या अपने गठबंधन के शामिल दलों के नेताओं को प्रधानमंत्री नियुक्त करवाता है। दूसरा है मंत्रियों को मंत्रालय आवंटन करना व फेरबदल करना। यह प्रधानमंत्री का विशिष्ट दायित्व है कि वह किस मंत्री को क्या मंत्रालय देना चाहता है, क्या काम किस व्यक्ति से करवाना चाहता है, इसमें वह स्वतंत्र होता है तथा समय समय पर वह चाहे तो उनके मंत्रालय में बंटवारा भी कर सकता है, हेरफेर कर सकता है। मंत्री को त्याग पत्र देने या राष्ट्रपति को बर्खास्त करने की सलाह देना। यदि प्रधानमंत्री किसी मंत्री के कार्य से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो वह उसे सीधे तौर पे अपना त्याग पत्र देने को कह सकता है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है कि वह सीधे तौर पे उस व्यक्ति को हटा दे, मंत्री पद से समाप्त कर दे, उसे मंत्री पद से बर्खास्त कर दे। यहाँ ध्यान रखिएगा, सलाह व परामर्श देगा प्रधानमंत्री, हटाने का काम करेगा राष्ट्रपति, एवं मंत्री को यदि त्याग पत्र देना है तो वह राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, क्योंकि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करना। मंत्रिपरिषद के निर्माण के बाद उसके कार्यों की बैठक होती है। समय समय पे आप देखते हैं न्यूज़ों में भी दिखाया जाता है कि मंत्रिमंडल की बैठक हुई, विभिन्न निर्णय लिए गए। जो आवश्यक निर्णय जनता के लिए होते हैं उन्हें समाचार के रूप में प्रसारित किया जाता है तथा कुछ निर्णय गोपनीय रखे जाते हैं। उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। पत्र से त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है, अर्थात यदि प्रधानमंत्री चाहे तो वह अपने पद से त्याग पत्र देकर अपने साथ साथ पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। संविधान में यह प्रावधान है, यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे देता है तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, बर्खास्त हो जाएगी। वह मंत्रिपरिषद के सारे कार्यों पर नियंत्रण रखेगा, कैसा कार्य मंत्रिपरिषद कर रही है, क्या निर्णय ले रही है, उसका सारा दायित्व प्रधानमंत्री का होता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर भी मंत्रिपरिषद अपने आप भंग हो जाती है, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री की मृत्यु होती है तो ऐसा नहीं होगा, केवल उसका स्थान रिक्त होगा जो कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भरा जा सकता है। परंतु प्रधानमंत्री की स्थिति में ऐसा नहीं होगा, मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी, नए मंत्रिपरिषद का गठन करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति के संबंध में क्या शक्तियां व क्या दायित्व हैं। यहाँ से आपको अनुच्छेद 78 को पूर्ण रूप से रटना पड़ेगा, एक एक लाइन को, क्योंकि सीधे सीधे आपसे पूछता है अनुच्छेद 78(1) में क्या बात है, अनुच्छेद 78(2) में क्या बात है तथा अनुच्छेद 78(3) में क्या बात है। हमने इसकी संक्षिप्त रूप से चर्चा राष्ट्रपति के अध्याय में की थी, आज उसे एक बार और विस्तार से समझेंगे। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति किए जाने वाले कर्तव्यों को बतलाता है। अनुच्छेद 78(1) यह कहता है कि प्रधानमंत्री प्रशासन से संबंधित या मंत्रिमंडल से संबंधित जो भी निर्णय होते हैं, जो भी विनिश्चय होते हैं, वे सभी राष्ट्रपति को बताएगा। यह उसका दायित्व है कि सारी जानकारी वह राष्ट्रपति को जाकर दे, क्योंकि वह उसका संवैधानिक प्रमुख है, कार्यपालिक प्रमुख है। साथ ही अनुच्छेद 78(2) यह कहता है राष्ट्रपति जब भी उसकी इच्छा हो या आवश्यक समझे वह प्रधानमंत्री से शासन से संबंधित जानकारी या मंत्रिपरिषद के निर्णयों से संबंधित
संबंधित जानकारी मांग सकता है। जब भी उसकी इच्छा हो तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह इससे जाकर उन्हें बताए। आपने देखा होगा नोटबंदी के समय जब प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया, उसके पहले या बाद में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, तत्पश्चात प्रधानमंत्री पर्सनली स्वयं जाकर राष्ट्रपति से मिले थे तथा इस बारे में उन्हें समझाया था, जो कि अनुच्छेद 78(1) को क्लियरली बताता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को स्वयं जाकर अपने द्वारा या मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए निर्णयों को अवगत कराता है, उन्हें इसकी जानकारी देता है। तीसरा अनुच्छेद है 78(3). इसमें कहा गया कि यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर विनिश्चय किया है, कोई डिसीजन लिया है, कोई बात मानी है या कुछ कार्य करने के लिए बात की है, और यदि मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार विमर्श नहीं किया तो राष्ट्रपति उस विषय को मंत्रिपरिषद के बीच रखने को कहेगा तथा यह परामर्श देगा कि मंत्रिपरिषद उस विषय पर विचार विमर्श करे। ये 3 प्रमुख अनुच्छेद थे जो प्रधानमंत्री की कर्तव्य थे राष्ट्रपति के प्रति, जिसमें मंत्रिपरिषद भी शामिल थे। 2 बात और देखते हैं जो कि राष्ट्रपति से संबंधित। राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के मध्य संवाद की कड़ी प्रधानमंत्री होता है। हमने अभी उदाहरण के माध्यम से जाना कि जिस प्रकार नोटबंदी की सूचना देने प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्रपति के पास गए थे, तो यह बतलाता है कि दोनों के मध्य जो भी बातें होंगी, जो भी संवाद होगा मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति के मध्य, वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाएगा। दूसरा है राष्ट्रपति को संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के लिए परामर्श देना। हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियों में पढ़ा था कि राष्ट्रपति बहुत सारे संवैधानिक पदों पर नियुक्ति करता है, नियुक्ति करने का अधिकार रखता है, जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष आदि। जो प्रमुख संवैधानिक पद है, नियुक्ति तो भले राष्ट्रपति करेगा, परंतु उनमें सलाह देने का काम करता है प्रधानमंत्री। सामान्य रूप से कहा जाए तो किसे नियुक्त करना है तो डिसाइड करता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति केवल नियुक्त करने का कार्य करता है। अर्थात नियुक्ति भी उसका स्वविवेक अधिकार नहीं है, वह भी मंत्रिपरिषद के द्वारा सलाह पर की जाती है। ये थी बातें मंत्रिपरिषद के संदर्भ में और राष्ट्रपति के संदर्भ में। अब हम देखते हैं संसद के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या दायित्व है। तो सबसे पहली बात यह है कि प्रधानमंत्री संसद के निम्न सदन अर्थात लोकसभा का नेता होता है, इसलिए वह लोकसभा की कार्यवाहियों में प्रमुख रूप से शामिल होता है, उनकी कार्यवाहियों को करने में प्रमुख रूप से अपने दायित्वों का पालन करता है। कैसे? तो सबसे पहले वह राष्ट्रपति को सत्र आहूत करने व सत्रावसान करने हेतु परामर्श देगा। हमने अनुच्छेद 86 में पढ़ा था कि राष्ट्रपति संसद के सदन को आहूत करेगा अर्थात बुलाएगा, सत्रावसान करेगा अर्थात उसकी समाप्ति करेगा। लेकिन कैसे करेगा? तो वह है कि प्रधानमंत्री उसे बताएगा कि कब करना है और कैसे करना है। दूसरी बात उसी अनुच्छेद में की गई कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, उसे विघटित कर सकता है। यह भी उसकी स्वविवेक की शक्ति नहीं है, इसका कार्य भी वह प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। अर्थात प्रधानमंत्री जब चाहे अपने परामर्श देकर लोकसभा को भंग करवा सकता है या विघटित करवा सकता है। तीसरा है सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करना। लोकसभा सरकार पर प्रभावी नियंत्रण रखती है, सरकार कैसे कार्य कर रही है इस पर उसका नियंत्रण होता है। इसीलिए सरकार की जितनी भी नीतियां होती हैं उसे प्रधानमंत्री प्रमुख रूप से लोकसभा में रखता है। अपनी योजनाओं का, अपनी कार्यों का प्रमुख प्रवक्ता वह स्वयं होता है। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री के अन्य कार्य। सबसे पहला प्रमुख अन्य कार्य है, अच्छे से याद कर लीजिए, विदेश नीति का निर्धारण। अर्थात हमारे देश के विदेशों से कैसी नीति होगी, क्या संबंध होंगे, इसका निर्धारण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। यह अगर क्वेश्चन बनकर आए तो ध्यान रखिएगा, विदेश मंत्री नीति का निर्धारण नहीं करेगा, वह नीति के पालन में प्रमुख रूप से उस दायित्व को निभाएगा, लेकिन नीति का निर्धारण केवल और केवल प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। कुछ अन्य प्रमुख आयोग व निकायों का अध्यक्ष होता है। कुछ ऐसे प्रमुख अति महत्वपूर्ण आयोग व निकाय हैं जिसकी अध्यक्षता केवल और केवल प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है।
आपके पीएससी में बहुत क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। अच्छे से एक एक को याद रख लीजिए, अच्छे से रट लीजिए, कूट बनाकर आता है। सबसे पहला है नीति आयोग, जिसने योजना आयोग का स्थान लिया। दूसरा है राष्ट्रीय एकता परिषद। तीसरा है अंतरराज्यीय परिषद। चौथा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। पांचवा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। छठा है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति आदि। ये कुछ प्रमुख समितियां व निकाय थी जिनकी अध्यक्षता केवल और केवल प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री के लिए उपयोग होने वाले शब्द, अर्थात हमने देखा प्रधानमंत्री इतना शक्तिशाली है, इतनी सारी शक्तियों का वास्तविक रूप से प्रयोग करता है, तो वह अपने आप में विशिष्ट है। जिस प्रकार हमने राष्ट्रपति के अध्याय में राष्ट्रपति के लिए प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों को देखा था, उसी प्रकार संविधान में या परिपाटी के रूप में प्रधानमंत्री के लिए भी कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे शासन का प्रमुख, सरकार का प्रमुख, वास्तविक शासक, सरकार का प्रवक्ता आदि। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय प्रधानमंत्री की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की है, क्योंकि हमारे यहाँ वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री है, उसी प्रकार अमेरिका में वास्तविक शक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि कई विचारकों ने, कई संविधानविदों ने प्रधानमंत्री को अलग अलग उपमाओं से, अलग अलग संज्ञाओं से सुशोभित किया है। उन्हें आपको याद रखना आवश्यक है। पेपर में उनका नाम लेकर या उनके द्वारा दी गई उपमा के साथ पूछा जाता है यह किस पद के लिए कहा गया, तो यह आपसे तभी बनेगा जब आप इनके नामों के साथ साथ इनके द्वारा दी गई उपमाओं को भी याद रखेंगे। सबसे पहला है लॉर्ड मार्ले। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री समान के बीच प्रथम, अर्थात सभी मंत्रियों में वह प्रथम होता है, कुछ विशेष अधिकार उसके पास होते हैं। हार्टकोर्ट, तारों के बीच चंद्रमा। जेनिंग्स, सूर्य के समान जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। मुनरो, राज्य की नौका का कप्तान। रेमजे म्योर, राज्य के जहाज का मल्लाह। ये कुछ उपमाएं थी जो प्रधानमंत्री के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। एक बात दिमाग में रखिएगा कि पेपर में आए तो बन जाए, क्योंकि संविधान से पूछे जाने वाले क्वेश्चन बड़े अजीब होते हैं। कभी कभी सारे महत्वपूर्ण प्रावधानों को छोड़कर इनसे सवाल बना लिया जाता है। संविधान का कोई भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता या कोई भी पार्ट छोड़ने लायक नहीं होता, क्योंकि प्रकृति में कहीं से भी क्वेश्चन अभी इससे बन रहे हैं। और प्रधानमंत्री अपने आप में अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए हर चीज आपको आनी चाहिए। इसके बाद चर्चा करते हैं एक और पद की, जो कि है उप प्रधानमंत्री। आपने सुना होगा कई बार प्रधानमंत्रियों के साथ उप प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति की जाती है। तो क्या संविधान में इसके लिए स्थान है या कैसा है, इसका वर्णन कहाँ है, यह पद कैसा होता है, उसे एक बार देखते हैं। उप प्रधानमंत्री का पद संविधान में वर्णित नहीं है। संविधान के किसी भी प्रावधान में उप प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। उप प्रधानमंत्री शब्द का जिक्र ही हमारे संविधान में नहीं है। तो यह कैसे लाया जाता है, वह क्यों लाया जाता है? तो यदि स्थिति ऐसी हो कि दो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हों, सत्ताधारी दल के दो पक्ष दोनों का अलग अलग रूप से समर्थन कर रहे हों, उस समय किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाकर दूसरे व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। अर्थात यह विशुद्ध रूप से राजनीतिक पद है, राजनीतिक कारणों से उसकी नियुक्ति की जाती है। सैद्धांतिक रूप से उप प्रधानमंत्री मंत्री के रूप में ही शपथ लेता है प्रधानमंत्री के बाद, लेकिन व्यवहारिक रूप में वह प्रधानमंत्री के बाद दूसरे क्रम में आता है, सेकेंड ऑर्डर में आता है। वह प्रधानमंत्री के अनुपस्थित रहने पे उसके सारे कार्य करेगा, सारे दायित्वों का निर्वाह करेगा तथा वही सम्मान प्राप्त होगा जो एक प्रधानमंत्री को दिया जाता है। लेकिन यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया हो, तो उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र देने पे मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाती है, भंग हो जाती है। इसलिए उप प्रधानमंत्री का पद भी, माफ कीजिएगा, उप प्रधानमंत्री भी समाप्त हो जाएगा, उसका पद भी खत्म हो जाएगा। संविधान ने यह प्रावधान करके रखा हुआ है।
अतः अंतिम रूप से उप प्रधानमंत्री केवल और केवल राजनीतिक हितों को सिद्ध करने वाला पद है, संतुष्टि देने वाला पद है। सबसे पहले 1951 में डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमारे देश का पहला उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। समय के साथ साथ गठबंधन सरकारों के माध्यम से या किसी अन्य कारण से भी उप प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की जा रही है। यहाँ पर एक विशेष निवेदन और आपके लिए एक होमवर्क है कि सारे प्रधानमंत्री अर्थात पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू तथा अंतिम वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल, उनके कार्यकाल में लिए गए विशेष निर्णय आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि यह भी सवाल बनता है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रमुख घटनाएं हुई। यह बात आपसे पूछी जा सकती है। जैसे भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ, या इमरजेंसी किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लगाई गई, या फिर वित्तीय आपात किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आने की संभावना थी। ये सभी कुछ क्वेश्चन है जिनके बनने की संभावना होती है तथा व्यापक में ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो आप एक बार गूगल कर लीजिए, नेट में सर्च कर लीजिए, यूट्यूब में इनके कार्यकाल, इनके द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय तथा इनके कार्यकाल में हुई प्रमुख घटनाओं को एक बार देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। तो यहाँ हम क्लास को समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, जिसमें हम मंत्रिपरिषद व कार्यपालिका के अंतिम पद महान्यायवादी की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपनी रेफरेंस बुक लक्ष्मीकांत का अध्ययन अवश्य करते रहें। प्रश्न बैंक के माध्यम से अपनी तैयारी मजबूत रखें। धन्यवाद।